चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं ये काम छोड़ने का मन बना चुका था। मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक की डैडी से पैसे बनाना सीखना चाहता था और अब मैं 1 घंटे में 10 सेंट की गुलामी कर रहा था। उससे भी बढ़कर उस पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक को बताया। स्कूल नीरस था और अब मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिसकी मैं राह देख सकूं, लेकिन यह 30 सेंट थे जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा में पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम छोड़ने का फैसला कर लो तब भी तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने ऑफिस में कहा। वे इंतजार कर रहे थे कि मैं इससे उकता जाऊं। कुछ माइक बोला। डैडी अलग तरह के हैं, वे तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बोलते हैं, मेरे डैडी शांत हैं और कम बोलते हैं, इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतजार कर लो। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके हो। तुम्हारा मतलब है मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, दरअसल नहीं, लेकिन शायद हो भी सकता है। डैडी शनिवार को बता देंगे। शनिवार को कतार में इंतजार करना। मैं माइक के डैडी का सामना करने को तैयार था। मेरे असल डैडी भी उन पर नाराज थे। मेरे असल डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, सोचते थे कि अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे शिक्षित गरीब डैडी ने मुझे वह मांगने को कहा जिसका मैं हकदार था, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें इस घटिया नौकरी की जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने तेज में कहा। शनिवार की सुबह 8 बजे मैं माइक के घर पहुंचा और दरवाज़ा माइक के डैडी ने खोला। बैठ जाओ और कतार में इंतजार करो, उन्होंने मेरे दाखिल होते समय कहा। फिर वे मुड़े और बेडरूम के पास बने अपने छोटे ऑफिस में गायब हो गए। मैंने कमरे में चारों ओर देखा मगर मुझे माइक कहीं नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं सावधानी से उन दोनों महिलाओं के पास बैठ गया जो मुझे 4 सप्ताह पहले वहीं दिखी थीं। वे मुस्कुराईं और सोफे पर थोड़ा खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी। 45 मिनट गुजर गए और मैं आग बबूला होने लगा। तकरीबन 30 मिनट पहले दोनों महिलाएं उनसे मिलकर वहां से जा चुकी थीं। एक अधिक उम्र का आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा था और अब वह भी निकलकर जा चुका था। मकान खाली था और वहां मैं हवाई के उस सुहाने दिन एक सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा था और एक लालची आदमी से बात करने का इंतजार कर रहा था जो बच्चों का शोषण करता था। मुझे ऑफिस में इधर उधर कागज सरकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वे फोन पर बात कर रहे थे और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मैं उनसे मिले बिना ही बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन किसी कारण मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस के बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे हाथ से ऑफिस में आने का इशारा किया। अमीर डैडी ने अपने ऑफिस की कुर्सी को घुमाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम वेतन बढ़वाना चाहते हो या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो। रुआसी आवाज में मेरे मुंह से निकला, देखिए, आप समझौते की अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं। 9 साल की उम्र में किसी वयस्क से मुठभेड़ करना सचमुच डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने मेहनत से काम किया है। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए काम किया, मैंने मेहनत से काम किया है। आपकी खातिर काम करने के लिए मैंने अपने बेसबॉल मैचों की कुर्बानी दी है, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा कि शहर का हर व्यक्ति आपके बारे में कहता है। आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों की जरा भी परवाह नहीं करते हैं। आपने मुझसे खामखा इंतजार कराया और मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। मैं छोटा हूँ, लेकिन इससे बेहतर व्यवहार का हकदार हूँ। अमीर डैडी अपनी घूमने वाली कुर्सी में आगे पीछे झूलने लगे। अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे एकटक देखा। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे, इसलिए मैंने अपना टुकड़ा चालू रखा। मैंने सोचा कि आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे सिखाएंगे। इसके बजाय आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। यह जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमे स्वर में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। जब मैं चंद सिक्कों के बदले काम करने के लिए तैयार हो गया
उसके बाद से आपने मुझसे बात तक नहीं की है। 1 घंटे के बदले 10 सेंट। मुझे तो सरकार से आपकी शिकायत करनी चाहिए। आप जानते हैं हमारे देश में बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन अधिकतर कर्मचारियों की भाषा बोल रहे हो जो मेरे लिए काम करते थे। ऐसे कर्मचारी जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद नौकरी छोड़ दी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे एहसास था कि कम उम्र के बावजूद मैं काफी बहादुरी दिखा रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपकी खातिर काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमीर डैडी ने शांति से पूछा। देखिए, इस दौरान आपने कभी मुझसे बात नहीं की। मैंने 3 सप्ताह तक काम किया और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने मुंह बनाकर कहा। क्या सिखाने का मतलब बोलना या व्याख्यान देना ही है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जीवन तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाता है और मेरा मानना है कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अधिकतर समय जीवन आपसे बात नहीं करता है, ये आपको एक तरह से धक्का देता है। हर धक्के के साथ मानो जीवन कहता है, जाग जाओ, कोई चीज़ है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। ये आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है, मैंने मन ही मन सोचा। जीवन मुझे धक्का दे रहा है, यानी वह मुझसे बात कर रहा है। अब मैं जान गया था कि मुझे अपनी नौकरी हर हाल में छोड़ देनी चाहिए। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिसे हवालात में बंद कर देना चाहिए। अगर तुम जीवन के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर नहीं सीखोगे तो जीवन तुम्हें बस चारों तरफ धक्के देता रहेगा। लोग 2 चीजें करते हैं। कुछ लोग जीवन के धक्के खाते रहते हैं, दूसरे नाराज होते हैं और पलटकर धक्का देते हैं। लेकिन वे अपने बॉस या अपनी नौकरी या अपने पति या पत्नी के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते हैं। वे नहीं जानते हैं कि यह जीवन है जो उन्हें धक्का दे रहा है। मुझे पता नहीं था वे किस बारे में बोल रहे थे। जीवन हम सभी को धक्के मारता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी जूझते हैं। कुछ लोग सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब ये होता है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है और उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। वे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने लकड़ी की पुरानी जर्जर खिड़की को बंद किया जिसे मरम्मत की जरूरत थी। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम बड़े होकर बुद्धिमान, दौलतमंद और सुखी युवक बनोगे। अगर तुम नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या बॉस को दोष देते रहोगे। तुम जीवन भर उस बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आकर तुम्हारी तमाम आर्थिक समस्याओं को हल कर दे। अमीर डैडी ने यह देखने के लिए मेरी तरफ देखा कि क्या मैं उनकी बात सुन रहा था। उनकी आंखें मेरी नजरों से मिलीं। हम एक दूसरे को एकटक देखते रहे और अपनी आंखें से संवाद करते रहे। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें फेर लीं। मैं जान गया था कि उनकी बात सही थी। मैं उन्हें दोष दे रहा था जबकि सीखने का आग्रह मैंने खुद किया था। मैं जूझ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर तुम इस तरह के इंसान हो जिससे जरा भी हिम्मत नहीं है तो जीवन के हर थपेड़े, हर धक्के के सामने तुम हार मान लोगे। अगर तुम इस तरह के इंसान हो जो तुम जिंदगी भर सुरक्षित तरीके से खेलते रहोगे, सही चीजें करोगे तो किसी ऐसे वक्त का इंतजार करोगे जो कभी आएगा ही नहीं, फिर तुम एक नीरस बूढ़े आदमी की तरह मर जाओगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त तुम्हें सचमुच पसंद करते होंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे मेहनती इंसान हो। लेकिन सच तो यह है कि तुमने जीवन के धक्कों के आगे घुटने टेक दिए थे। दिल की गहराई में तुम जोखिम लेने से घबराते थे। तुम दरअसल जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के रोमांच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। दिल की गहराई में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही यह बात पता रहेगी कि तुमने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। तुमने सुरक्षित तरीके से खेलने का विकल्प चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिलीं। मैंने पूछा, तो आप मुझे धक्का दे रहे थे? कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो कहूँगा कि मैंने तुम्हें जीवन का स्वाद चखाया। जीवन का कैसा स्वाद? मैंने पूछा। हालांकि मैं अब भी नाराज था, लेकिन अब मैं जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार भी था।
तुम दोनों लड़के पहले इंसान हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया है। मेरे 150 से ज़्यादा कर्मचारी